नमस्ते, मैं विजेता शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल लॉ एंड जस्टिस पर। हमेशा की तरह एक बार फिर नए टॉपिक के साथ आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी को पैसे देता है, उधार पैसे देता है, तो अगर वो मना कर देता है, उस कंडीशन में आपके पास कानूनी क्या उपाय हैं, क्या क्या रेमेडी हैं, आप क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें सबसे पहले तो, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप थंबनेल में देख के समझ गए होंगे, क्योंकि जो उसकी टैगलाइन है बहुत क्लियर टैगलाइन दे रखी है। टैगलाइन ये बोलती है आपसे कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी XYZ किसी को भी अगर पैसा देता है, उधार पैसा देता है, और वो अगर मना कर दे कि भैया मैं पैसा नहीं दूंगा, या डिले कर रहा है, अननेसेसरी डिले कर रहा है उसके लिए, तो आपके पास लॉ में क्या रेमेडी है, क्या क्या उपाय हैं और अपना पैसा आप कैसे कैसे वापस पा सकते हैं। देखिए, एक जर्नली एक आपको बात ये भी बताना चाहूंगी, जब कोई भी व्यक्ति आपके पास जब पैसा मांगने आता है तो बड़ा रिक्वेस्ट करता है, एक सिंपल लैंग्वेज बोल दो, अगर गिड़गिड़ाता है कि भैया मुझे पैसा दे दो, मैं आपका 100 तारीख को वापस कर दूंगा। लेकिन जब वापस करने की बारी आती है तो वो क्या होता है, सर्वोपरि हो जाता है, वो पैसा देने से इनकार कर देता है। क्या कई बार बोलता है, अब तो आजकल कोरोना का टाइम है तो बोलता है भैया मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आपके सामने बहुत तो बहाने बना देता है। और फिर वो बहाने भी, उसका भी समय अगर खत्म हो जाता है तो उस कंडीशन में कहता है कि ठीक है भैया नहीं दे रहा तुझे पैसे, या आपको ऐसा लगने लगता है कि ये बंदा पैसे नहीं देगा। तो आप क्या क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति पैसे मांगने आता है, जब पैसा मांगने आता है ना, तो वो ऐसे करके पैसा मांगता है। और जब आप अपना पैसा मांगने जाओ तो अपना पैसा भी आप ऐसे ही करके मांगोगे। यानी कि अगर आप किसी को पैसा दे देते हो, आज के टाइम में ये ना बड़ा, कहते हैं ना, एक बड़ा विडंबना बन चुकी है। जब आपसे कुछ भी कोई व्यक्ति मांगने आता है तो बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा है, और जब देना होता है तो आप अपने पैसे के लिए ही रिक्वेस्ट कर रहे हो उससे। ठीक है, ये तो रही हमारी जर्नली बात। अब हम कम टू द पॉइंट आते हैं। पॉइंट हमारा ये है, आप अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पैसा देते हो तो दो ही कंडीशन में पैसा दोगे। और वो सबसे पहली बात तो वो नोन बंदा होगा, अननोन बंदे को तो आप पैसा दोगे नहीं। सबसे पहला आप क्या होता है कि आप बिजनेस लोन देते हैं किसी भी व्यक्ति को। सपोज करिए मैं हूं और मैं किसी व्यक्ति को अगर पैसा दे रही हूं और वो मुझसे कह रहा है कि मैम मुझे ना ऐसे ऐसे पैसे की नीड है, मुझे ऐसे ऐसे बिजनेस चलाना है अपना। या फिर सपोज करो मैं किसी भी चीज का बिजनेस करती हूँ और उस व्यक्ति ने मेरे से कुछ माल उधार ले लिया, या कुछ माल के बिहाफ पर मुझे कुछ चेक दे दिया, या कुछ भी अमाउंट ऐसा कर दिया, प्रोमिसरी नोट जिसे बोलते हैं, ऐसा कुछ मुझे नोट प्रोवाइड करवा दिया कि भैया मैं फलाना फलाना डेट पे पैसा दे दूंगा, और उस बिहाफ पे मैंने माल दे दिया। क्योंकि ये भी एक लोन की कंडीशन में आ जाता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को ही पैसा अगर दें तो वही एक लोन की कैटेगरी में आता है। ये हमारा हो गया बिजनेस लोन। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, आप दे देते हो किसी को पर्सनल लोन। भैया आपके फ्रेंड ने फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे है, या मेरी मॉम की तबीयत खराब है, या मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, या मुझे इसके लिए पैसा चाहिए, या मुझे उसके लिए पैसा चाहिए। बस उसकी टर्म एंड कंडीशन बिजनेस वाली ना हो, आप उसको पर्सनल लोन की कैटेगरी में आता है। आप दो ही तरह से लोन देते हो, बिजनेस लोन या फिर पर्सनल लोन। ठीक है, बिजनेस लोन ज्यादातर क्या होता है, बिजनेस लोन जब आप किसी व्यक्ति को देते हो, ज्यादातर आजकल देखा भी गया है, जब आप किसी को बिजनेस टर्म में लोन देते हो तो आप उसकी एवज में एक चेक लेते हो। ठीक है, इन केस अगर आपने चेक भी नहीं लिया, ज्यादातर आजकल कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट हो जो चांदनी चौक के हैं, लोग ना पहले वहां पे चेक नहीं चलता था और चेक की कुछ वैल्यू ही नहीं है। लोग ना आजकल चेक भी बड़ा इजी तरह से दे रहे हैं। या तो आप पहली कंडीशन, आपको जो पेमेंट, जो आप उसको जो पेमेंट करोगे, चेक एक सिक्योरिटी अमाउंट पे ले लोगे। या तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दोगे पैसा, या क्या होगा, या आप उसको कैश पैसा ट्रांसफर करोगे। तीन ही कंडीशन में तो आप उसे पैसा ट्रांसफर करोगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने एक लोन दे दिया और वो जो उस लोन की एवज में एक चेक ले लिया। अब आप सबको पता है कि भैया अगर चेक की पेमेंट नहीं होगी तो इस पे 138 NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 138 का एक सेक्शन लग के इस पे केस दर्ज हो सकता है, दर्ज हो भी जाता है। लेकिन अब भाई जो आपसे पैसा ले रहा है वो भी तो चालाक है, क्योंकि उसने तो और लोगों को भी उल्लू बनाया है इसी तरह से, तो वो आपको भी उल्लू बना रहा है। वो क्या करता है, सपोज करो आपने चेक डाला और वो चेक आपका बाउंस हो गया, क्योंकि जो बाउंस की जब चेक की जो लिमिट है वो 3 मंथ है, कि आप भाई 3 मंथ में आपको लीगल नोटिस वगैरह जो भी सारी फॉर्मेलिटीज है वो आपको पे करनी पड़ेगी, मतलब आपको रोल पे करना होगा। वो बंदा क्या करता है आपसे कि भाई ठीक है चेक बाउंस हो गया, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा, करते करते आपका जो समय है वो हो गया फिनिश।
अब वो बंदा और सर पे चढ़ गया कि अरे भाई समय फिनिश हो गया तो बहुत बढ़िया, मैं तो लिमिटेशन में आऊंगा ही नहीं, अब मैं 138 में जाऊंगा ही नहीं, मुकदमा ही खत्म, मैं तो उसका पैसा गटक गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। कानूनी रूप से हर तरह अगर आपने अपराध किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। डिपेंड ये करता है कि वो फाइनेंशियल पनिशमेंट हो या फिर आपको इम्प्रिजमेंट पनिशमेंट हो। ठीक है, अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसने आपका समय निकाल दिया, तब भी आप 138 का केस फाइल कर सकते हैं कंडोलेशन डिले की एप्लीकेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि आप 138 केस में नहीं जा सकते। कंडोलेशन डिले की एप्लीकेशन के साथ आप 138 केस फाइल कर सकते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो आपने एप्लीकेशन में जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं ये वाजिब पॉइंट है, ये ठीक पॉइंट है, तो आपका 138 केस चलने लगता है और उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। पहला पॉइंट आपके पास ये हो गया। सपोज करें अब उस व्यक्ति ने आपको चेक तो दिया नहीं है, अब आपने जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी है, तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बिहाफ पर भी आप केस डाल सकते हैं उस व्यक्ति पर, और उस व्यक्ति पे आप सिविल और क्रिमिनल मुकदमे में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया है तभी आप उसकी एवज में मुकदमा डाल सकते हैं। आप सिविल और क्रिमिनल रेमेडी में जा सकते हैं। सिविल रेमेडी आपको तभी मिलेगी, सिविल केस आपको तभी मिलेगा, उसमें जो टाइम पीरियड दिया होता है वो 3 साल का दिया होता है। अगर आप उस व्यक्ति पर सिविल केस फाइल करना चाहते हैं तो आप 3 साल के अंदर अंदर उस पर केस फाइल करिए, क्योंकि फिर भी सपोज करें उसमें भी डिले हो गया, क्योंकि लॉ में कहीं ना कहीं लीकेज में बोलती हूँ ना हमेशा है, तो इसमें भी लीकेज है, आप फिर कंडोलेशन डिले की एप्लीकेशन के साथ जा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जितना जल्दी अगर आप जान जाएंगे और जितनी जल्दी आप सामने वाले की मंशा जान जाएंगे तो आप अपने केस को तुरंत की तुरंत उसको फाइल करें, जिस दिन भी आपको पता चल जाता है डे फर्स्ट से। थर्ड पॉइंट क्या है, अब इसमें आप क्रिमिनल केस में भी जा सकते हैं। क्रिमिनल केस है 416 का, 417 का, 406 का, 417, 420 के आप केस में जा सकते हैं, यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पनिशमेंट ऑफ चीटिंग और डिसऑनेस्टी ऑफ इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि आप इस तरह के 3 जो सेक्शन है और भी सेक्शन में आप इसमें जा सकते हैं, यानी कि सिविल और क्रिमिनल आप दोनों तरह से जा सकते हैं। अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम चलो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भी हो गया, आप सिविल क्रिमिनल मुकदमे में जा रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है कि भाई चलो ठीक है, चेक का भी हो गया, हमारा इसका भी हो गया। अब थर्ड पॉइंट आता है कि भैया आपके पास फोन किया और आपने उसको पैसा ऐसे ही कैश दे दिया, अब आप क्या करोगे। देखिए, आपने ना अक्सर देखा होगा जब आप किसी को भी पेमेंट देते हो तो आप उससे पेमेंट मांगते भी हो कि भाई पेमेंट ऐसे कैसे कैसे जा रही है। तो उस कंडीशन में जब भी आप किसी व्यक्ति से अपनी पेमेंट मांगते हैं तो आप उस पेमेंट मांगने का माध्यम ऐसा रखें जो कि वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो सके। जैसे कि आप उसे व्हाट्सएप चैट करके बोल सकते हैं कि भाई मेरा फलाना फलाना ऐसे पैसा है, वो कब वापस देगा। उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन गया। या जब आप उससे बात कर रहे हैं तो आप उससे बात करते समय उसकी कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए, वो भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन गया। क्योंकि सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट बोलता है ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं और एडमिसिबल होते हैं। और एक बात आपको तभी बताऊंगी, एडमिसिबल तभी होंगे वो डॉक्यूमेंट, सपोज करिए मैंने किसी को कैश में पेमेंट कर दी और मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, उससे चैट रिकॉर्ड कर लूंगी। लेकिन वो जो चैट जो रिकॉर्ड करूंगी, जिस फोन से रिकॉर्ड करूंगी वो एक्चुअल फोन वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो मैंने स्क्रीनशॉट खींच के किसी और को सेंड कर दिए और अपने फोन में से डिलीट कर दिए, तो वो एडमिसिबल नहीं होता। क्योंकि जिस रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो रिकॉर्ड की गई है वो एक्चुअल वही होना चाहिए। और ये अगर व्हाट्सएप चैट के थ्रू भी नहीं हम किसी से डिमांड करें कि भैया मेरा पैसा मुझे वापस करो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फोन के रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी मांग सकते हैं कि भैया मेरा ऐसा ऐसा करो, और आप उसकी फोन का जो रिकॉर्डिंग है वो अपने फोन में आप रिकॉर्ड कर लीजिए। इसमें भी सेम यही प्रोसेस फॉलो होगा। आप अगर किसी की भी रिकॉर्ड, मतलब सिंपल सा अगर मैं आपको लैंग्वेज में बात करूं, अगर आप कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप तैयार कर रहे हो तो वो डिवाइस वही होनी चाहिए जिससे एक्चुअल में रिकॉर्ड हुआ है, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज हो, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी हो, वो एक्चुअल वही माध्यम होना चाहिए। अगर उसका माध्यम डिफरेंट हो जाता है, यानी कि जिससे चीज वो बनाई गई है वो ना रह के वो आप दूसरे में ट्रांसफर कर देते हो और अपने चीज को साइड डिलीट कर देते हो, तो वो आगे जाके कहते ना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है। तो आप लोगों से यही है, अगर आप किसी को भी पैसा देते हो तो आप उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बना के रखिए। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो जो आपका वकील है, जो वकील जो हायर हुआ है, वो 65B का सर्टिफिकेट लगाएगा और आपका एज पर
जो भी उस टाइम जो भी लॉ उस पे एप्लीकेबल हो रहा होगा, 138 है तो 138, कंडोलेशन डिले के साथ है तो कंडोलेशन डिले, सिविल में आप रेमेडी मिल सकती तो सिविल में, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल में रेमेडी आपको मिल सकती है। ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को अगर आपने पैसा दिया और समय निकलने के बाद भी वो आपका पैसा नहीं देगा। और सबसे पहली बात तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी, अगर आप किसी भी व्यक्ति को पैसा देते हैं तो 1 से 2 बार उसको ट्राई करिए। अगर वो पैसा नहीं देता तो तुरंत किसी अच्छे वकील के पास जाके, जो कि इस तरह के केस फाइट करता है, उसके पास जाके कानूनी सलाह ले, क्योंकि आपने किसी व्यक्ति को पैसा दिया है, आपने उस पर खैरात नहीं लुटाई है, आपने उसने कहते ना एक मेहनत करके उस पैसे को सेव करा, और वो सेविंग आप किसी को ऐसे ही नहीं दे देते। और उसने सबसे बड़ी बात आपको चीट भी तो किया है, आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी तो किया है, तो क्रिमिनल केस में भी जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 406 में क्रिमिनल केस भी उस पर फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी कोताही नहीं बरतें। आप उस पर सिविल, क्रिमिनल हर तरह के केस फाइल कर सकते हैं। बस ये होता है कि आपको कब उसके बारे में उसकी अवेयर है, आप मतलब कितना अवेयर हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं यही बताना चाहूंगी कि अगर इस तरह के आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी व्यक्ति से, जो एडवोकेट है, उसे कानूनी सलाह लें, वो आपको सारा प्रोसेस फॉलो करके बताए। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको बोलूं तो आपने कोई लॉ की बुक तो नहीं पढ़ी, आप केस तो फाइट नहीं कर सकते। जैसे आप अवेयर ही हो सकते हो, जैसे मेरे चैनल का मुहिम है कि मैं आप जो भी समाज में होने वाली जो बुराइयां हैं, जो अपराध हैं, उनके ऊपर कुछ वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि आपको जागरूकता मिले। क्योंकि इसका प्रोसेस बड़ा फॉलो होता है। अगर 138 का केस फॉलो करेंगे, अगर मैं इस वीडियो में ही बताने लग गई तो उसको बहुत सारा है। पहले आप उसको लीगल नोटिस दोगे, फिर लीगल नोटिस रिसीविंग होगा, फिर आप केस फाइट करोगे, तो वो सारा एक लीगल प्रोसेस है, जो कि आपके लिए मुझे लगता है जानना एट प्रेजेंट टाइम में इतना जरूरी नहीं है। बस जरूरी यही है आपके लिए जानना, अगर किसी व्यक्ति ने आपका पैसा खा लिया है, ले लिया है, और वो नहीं दे रहा, तो आपके पास हर तरह की रेमेडी है, आप अपना पैसा उससे वापस पा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको ये कहते हैं ना, आपको ये चिंतन पहले से हो जाए कि भैया इस व्यक्ति की इंटेंशन कुछ और है। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल पे बने रहिए, और जो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe the YouTube channel Law and Justices and hit the bell icon for the notification, and don't forget like and share. Thank you.